खबरता तक पर दिखाए जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह फिल्म है समाधि। यह फिल्म वर्ष 1950 ईस्वी में रुपहले पर्दे पर आई थी और यह उस वर्ष की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक थे रमेश सहगल और फिल्म में मुख्य कलाकार की भूमिका अशोक कुमार और नलिनी जयवंत ने निभाई थी, जबकि मुबारक, राजकुमारी कौर और शशि कपूर ने इसमें सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में युद्ध के दृश्य, रोमांस के दृश्य के साथ साथ श्रुतिमधुर गीत और बेहतरीन नृत्य का भी संयोजन किया गया था। इस फिल्म के संगीतकार थे सी रामचंद्रन और फिल्म में गानों को स्वरबद्ध किया था लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और अमृत कुमारी कर्नाटकी ने। इस फिल्म के प्रमुख गानों की प्रथम कुछ पंक्तियों को मैं आपके आनंद के लिए गुनगुनाता हूँ। गोरे गोरे ओ बांके छोरे, कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी ओ बांकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। वो पास आ रहे हैं, मैं दूर जा रही हूँ। अपनी खुशी से अपनी दुनिया लुटा रही हूँ। वो पास आ रहे हैं, मैं दूर जा रही हूँ। अभी शाम आएगी, निकलेंगे तारे, मगर तुम न होगे। पुकारेंगे तुमको रो रो के नजारे, मगर तुम न होगे। इधर मुहब्बत उधर जमाना, किधर चले हम किधर चले, दिल चाहता है उधर चले। साजन जिधर चले, इधर मुहब्बत उधर जमाना, किधर चले हम किधर चले, इधर मुहब्बत उधर जमाना। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तेरे लिए तेरे वतन की खाक बेकरार है, हिमालय की चोटी को भी तेरा इंतजार है। वतन से दूर है मगर वतन के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। आइए जानते हैं विस्तार से क्या है फिल्म समाधि की कहानी। फिल्म समाधि की कहानी की शुरुआत नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसकी भूमिका कॉलिंग ने निभाई है, के द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष शपथ लेने के एक दृश्य से होती है। अपने शपथ में वे कहते हैं कि अब मैं विदेश जाकर वहां के शासकों की सहायता से सेना इकट्ठी कर भारत को ब्रिटानिया हुकूमत से मुक्ति दिलाऊंगा। इस क्रम में एक बार वे सिंगापुर आते हैं और यहाँ रह रहे अमीर भारतीयों की एक सभा को संबोधित करते हैं। अपने संबोधन में वे लोगों को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना को लेकर जानकारी देते हुए कहते हैं कि अपना देश परतंत्र है,
इस पर अंग्रेजों का शासन है जो देशभक्तों को तरह तरह से प्रताड़ित करता है और इस देश को चूस कर खोखला कर रहा है। इस ब्रिटानिया हुकूमत से भारत को आज़ाद कराने के लिए मैंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की है। इस आज़ाद हिंद फौज में कई गरीब लोग हैं जो देश की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं। जब देश आज़ाद होगा तो इसका फ़ायदा अमीर लोग ज़्यादा उठाएंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अमीर लोगों को भी आज़ाद हिंद फौज से जोड़ूंगा। कोई तन से जुड़े, कोई मन से जुड़े, कोई धन से जुड़े और कोई इन तीनों से जुड़े। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने स्वागत में पहनाए गए माला की नीलामी की घोषणा कर दी। शुरुआत में तो कोई भी इस माला को लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तब किसी एक व्यापारी ने हिम्मत जुटाकर 500 रुपये में इसे खरीदना चाहा। इस पर सुभाष चंद्र बोस ने लोगों के दिलों को झकझोर देने वाले कुछ उद्गार प्रकट किए, जिससे प्रेरित होकर शेखर, जिसकी भूमिका अशोक कुमार ने निभाई है, ने इस माला का मूल्य बढ़ाकर 1 लाख कर दिया। इसके बाद वहां मौजूद धनपतियों में इस माला को नीलामी में खरीद कर अपना बड़प्पन और समृद्धि दिखाने की होड़ सी लग गई और माला की नीलामी का मूल्य बढ़ते बढ़ते 6 लाख रुपया तक चला गया। माला की नीलामी भाव को इस प्रकार से बढ़ते देख शेखर उठ खड़ा हुआ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास जाकर कहा कि मैं इस माला की नीलामी भाव 7 लाख रुपये लगाता हूं और अब आप इस माला की नीलामी को यहीं रोक दीजिए, क्योंकि इससे आगे बोली लगाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब शेखर की भावना का कद्र करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नीलामी की प्रक्रिया वहीं रोक दी और माला शेखर को दे दिया। साथ ही शेखर की देश प्रेम की भावना को देखते हुए उसे आज़ाद हिंद फौज में शामिल कर कैप्टन का एक बड़ा महत्वपूर्ण रैंक भी प्रदान किया। शेखर के इस हरकत से चिढ़कर पहले तो कुछ व्यापारियों ने शेखर द्वारा एक तुच्छ माला पर इतनी बड़ी राशि लुटाने की बात कहकर शेखर के पिता को भड़काने का प्रयास किया, लेकिन शेखर के पिता ने यह कहकर उन सबको चुप करा दिया कि एक तुच्छ राशि थी। अगर मेरे बेटे ने देश प्रेम की खातिर अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए होते तो मुझे कोई गम नहीं होता, उल्टे मुझे खुशी होती। इसके बाद सब मुंह लटकाकर वहां से चले गए और ब्रिटिश फौज में डॉक्टर की नौकरी करने वाले उसके बड़े बेटे सुरेश, जिसकी भूमिका श्याम ने निभाई है, कि पास जाकर इस बात की चुगली कर दी। समाचार पत्रों में छपे इस खबर को कि एक भारतीय व्यापारी ने 7 लाख रुपये में सुभाष चंद्र बोस की माला खरीदकर सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में मदद की है, वहां मौजूद ब्रिटिश सैन्य रेजिमेंट में खलबली मच गई। तब सैन्य प्रेसिडेंट का बॉस, जिसकी भूमिका मुबारक ने निभाई है, वह अपनी फौज को उस व्यक्ति को ढूंढकर उसे मारने की बात करता है। बॉस की इस बात को सुनकर शेखर का भाई सुरेश, जिसे कुछ समय पहले ही व्यापारियों से यह पता चल चुका है कि यह माला खरीदने वाला उसका भाई शेखर है, तब वह अपने भाई की जान बचाने की खातिर बॉस से कहता है कि वह जाकर उस व्यक्ति को ढूंढकर उसे आगे सुभाष चंद्र बोस से कोई संपर्क नहीं रखने के लिए राजी कर लेगा। इसके बाद सुरेश अपने घर आकर अपने पिता से कहता है कि इस प्रकार खुलेआम सुभाष चंद्र बोस की माला को नीलामी में खरीदने की वजह से यहाँ का प्रसिद्ध ब्रिटिश रेजिडेंट काफ़ी खपा है और उस व्यक्ति की जान ले लेना चाहता है। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें इस बात के लिए मनाया है कि वह व्यक्ति आगे सुभाष चंद्र बोस से कोई संपर्क नहीं रखेगा। यह सुनकर उसके पिता उसे भी देश प्रेम की बातें समझाने लगते हैं। तब तक शेखर भी वहाँ आ जाता है और सुरेश को गिरफ्तार करने सुरेश की तरफ बढ़ने लगता है। तब सुरेश उसे धक्का देकर वहाँ से भागकर ब्रिटिश रेजिडेंट में अपनी नौकरी पर चला आता है। एक लड़की डॉली, जिसकी भूमिका कुलदीप कौर ने निभाई है, जो अपने पिता की जापानी सैनिक के द्वारा मारे जाने के कारण जापानी और उसके साथ पर चलने वाले सुभाष चंद्र बोस की सेना आज़ाद हिंद फौज से बदला लेने के लिए ब्रिटिश रेजिडेंट में जासूस के तौर पर काम करती है, वह सुरेश से प्यार करती है। सुरेश को घायल देखकर वह उसे इसके बारे में सवाल करती है। तब सुरेश उसे सारी घटनाओं की जानकारी दे देता है। साथ ही वह यह भी कहता है कि वह अभी भी अपने भाई शेखर से बहुत प्यार करता है। सुभाष चंद्र बोस को लेकर शहर की गतिविधियों की जानकारी लेने के उद्देश्य से उस सैन्य रेजिडेंट का बॉस डॉली से एक नृत्य कार्यक्रम आयोजित करवाने की बात करता है, ताकि यहाँ उसके जासूस लोगों की आपसी बातचीत को सुनकर इस बात की जानकारी जुटा सके कि कौन कौन से लोग सुभाष चंद्र बोस से सहानुभूति रखते हैं। डॉली एक नृत्य कार्यक्रम रखती है जिसमें उसके साथ रहने वाली उसकी छोटी बहन लिली
जिसकी भूमिका नलिनी जयवंत ने निभाई है, एक सुंदर नृत्य की प्रस्तुति करती है। लिली के इस नृत्य को देखकर दर्शकों में मौजूद शेखर तालियां बजाकर उसका उत्साहवर्धन करता है, जिसे देखकर लिली उसके प्रति प्रेमासक्त हो जाती है और शेखर को भी लिली से प्यार हो जाता है। लिली के इस नृत्य प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश के जासूसों को इस बात की जानकारी मिलती है कि शेखर सुभाष चंद्र बोस की एक विशेष चिट्ठी को लेकर भारत में सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख सैन्य अधिकारी भोंसले को एक गुप्त चिट्ठी पहुंचाने जाने वाला है। ब्रिटिश जासूस इस बात की जानकारी सैन्य रेजिडेंट के बॉस को देता है। तब बॉस डॉली से कहता है कि वह लिली को शेखर से उस गुप्त चिट्ठी को लेने के लिए भेजे। इस पर डॉली उस सैन्य रेजिडेंट के बॉस से कहती है कि मैं ब्रिटिश फौज में एक जासूस हूँ, इस बात की जानकारी लिली को नहीं है। मैंने उसे पिता की मृत्यु के बाद बड़े छुटपन से एक माँ की तरह पाला है। ऐसे में मैं उसे इस जोखिम भरे काम करने के लिए नहीं भेजूंगी, क्योंकि वह शेखर से प्यार भी करती है। इसके बाद वह लिली की जगह खुद उस काम को करने के लिए जाने की बात कहती है, लेकिन सैन्य रेजिडेंट का बॉस रिवॉल्वर निकालकर उसे धमकी देता है कि यह काम लिली ही कर सकती है और उसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो यह लिली को जान से मार देगा। तब डॉली मन मार कर लिली को बिना इस बात की जानकारी दिए कि वह एक जासूस है, उसे छुपाकर शेखर से उस चिट्ठी को लेकर यहाँ भेज देने के लिए कहती है। अपनी बहन डॉली के कहने पर लिली यह सोचकर कि उसे शेखर का सानिध्य मिलेगा, वह बीच रास्ते में मौका पाकर शेखर से उस महत्वपूर्ण पत्र को चुपके से निकाल लेने के लिए शेखर के साथ हवाई यात्रा पर निकलती है। हवाई यात्रा के दौरान लिली और शेखर खूब घुल मिलकर रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं। तभी अकस्मात प्लेन क्रैश कर जाता है। इस प्लेन के क्रैश करने के बावजूद शेखर और लिली को कोई खास चोट नहीं लगती है। इसके बाद दोनों इस सुनसान क्षेत्र से शहर की ओर जाने लगते हैं। वन क्षेत्र से होकर गुजरने वाले इस राह में रात के समय जब लिली सोने लगती है तो उसे काफ़ी ठंड लगती है। इस पर शेखर अपना कोट, जिसमें वह महत्वपूर्ण पत्र है, लिली के ऊपर डाल देता है। मध्य रात्रि में शेखर को पूरी तरह से सोया हुआ देखकर लिली शेखर के कोट से उस महत्वपूर्ण पत्र को निकालकर अपने पास छुपा लेती है। अगले दिन लिली शेखर के साथ चलते हुए पहले शहर आती है और यहाँ से अपनी बहन डॉली के पास चली आती है। डॉली को यह महत्वपूर्ण देने से पहले लिली उस पत्र को पढ़ लेती है। पत्र में ब्रिटिश फौज पर आक्रमण करने की एक गुप्त योजना का वर्णन रहता है। लिली से पत्र लेकर डॉली रेजिडेंट के बॉस को वह पत्र दे देती है। इस पत्र से जानकारी प्राप्त कर रेजिडेंट का बॉस अपने भारत स्थित कार्यालय को इसकी जानकारी दे देता है, जिससे ब्रिटिश सैनिक सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के उस टुकड़ी को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इस घटना में शेखर भी काफ़ी घायल हो जाता है और वहां से वापस स्वास्थ्य लाभ के लिए अपना घर चला आता है। स्वस्थ होने पर शेखर लिली से मिलने उस सैन्य रेजिडेंट में आता है, जहां लिली अपनी बहन डॉली के साथ रहती है। लेकिन लिली अपने अपराध बोध से ग्रस्त होकर शेखर से मिलना नहीं चाहती है। तब डॉली शेखर को अपने पास बुला लेती है। पहले वह शेखर से उसके भाई सुरेश से जुड़ा हुआ सवाल करती है। इस पर शेखर कहता है कि हम दोनों के उसूल भले ही अलग अलग हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं सुरेश से बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद जब डॉली शेखर से लिली को लेकर सवाल करती है तो शेखर लिली से भी बेपनाह मोहब्बत करने की बात करता है। तब तक लिली भी वहाँ आ जाती है। लिली के आने पर डॉली बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। तब शेखर और लिली आपस में प्यार की ढेर सारी बातें करते हुए अपनी शादी का ख्वाब देखने लगते हैं। जब शेखर ब्याह में लिली के सौंदर्य का वर्णन करता है तब लिली भी शेखर की कही इस बात को दोहरा देती है कि मैं दुल्हन बनूंगी, मेरे हाथों में मेहंदी सजेगी। इसके बाद शेखर लिली से फिर मिलने आने की बात कहकर वहाँ से अपना घर जाने लगता है। जब शेखर यहाँ से जा रहा होता है तभी उस रेजिडेंट का बॉस सुभाष चंद्र बोस को मारने की एक योजना को मन में लिए हुए डॉली के संग वहाँ आ जाता है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहले तो वह शेखर और लिली के प्यार की प्रशंसा करता है। फिर वह शेखर से कहता है कि लिली सुभाष चंद्र बोस के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए उसके जन्मदिन के अवसर पर नृत्य का एक कार्यक्रम करना चाहती है। मैं चाहता हूं कि आपके बुलावे पर सुभाष चंद्र बोस खुद इस कार्यक्रम में आए। इस पर सर शेखर रेजिडेंट के बॉस को इस मामले में भोसले से बात करने के लिए कहता है। निर्धारित तिथि को लिली के इस नृत्य कार्यक्रम में सुभाष चंद्र बोस शिरकत करते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पहले सैन्य रेजिडेंट का बॉस अपने सैनिकों को छद्मवेश में वहां रहने और इशारा पाकर सुभाष चंद्र बोस को गोली से मारने का षड्यंत्र रचता है।
जिस समय लिली का देशभक्ति पर आधारित यह नृत्य चरम पर होता है, तब सुभाष चंद्र बोस को इसमें तल्लीन देखकर इस सैन्य रेजिडेंट का बॉस षड्यंत्रकारियों को सुभाष चंद्र बोस पर गोली चलाने का इशारा कर देता है। गोली चलती है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस एक तरफ झुककर अपने प्राण को बचा लेते हैं। तब तक वहाँ भगदड़ मच जाती है। बाद में सुभाष चंद्र बोस के खुफिया विभाग को इस षड्यंत्र में शामिल उन लोगों की जानकारी मिलती है, जिस पर आज़ाद हिंद फौज में कोर्ट मार्शल कर सजा देती है। इस घटना के बावजूद शेखर और लिली का आपस में मिलना जुलना और प्यार करना जारी रहता है। डॉली भले ही अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए जापानी और इसके सहयोगी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज से घृणा करती है, लेकिन बार बार खुद को और अपनी बहन लिली को इस सैन्य रेजिडेंट के बॉस के द्वारा मोहरा बनाए जाने से वह उस पर भी खपा रहती है। लिली को भी इस बात की जानकारी मिल चुकी है, उसे बिना बताए हुए उससे जासूसी करवाई जा रही है। एक दिन जब इस सैन्य रेजिडेंट का बॉस डॉली के पास आता है और उससे कहता है कि यह लिली से कहे कि वह अपने प्रेमी शेखर से इस बात की जानकारी प्राप्त कर उसे बताए कि इस समय सुभाष चंद्र बोस के द्वारा शेखर को कहाँ भेजने की तैयारी चल रही है। बॉस की यह बात सुनकर भी डॉली लिली से ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होती है। तब एक बार फिर से उस सैन्य रेजिडेंट का बॉस पिस्तौल निकालकर उसे जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन इस बार डॉली पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वह मरने के लिए तैयार हो जाती है। इस पर बॉस वहाँ से यह कहकर चला जाता है वह लिली द्वारा ऐसा नहीं करने पर शेखर को ही जान से मार देगा। डॉली को अब शेखर के बचाने की चिंता होने लगती है और वह लिली के पास सब कुछ बताने चली आती है। यहाँ लिली उसे बताती है कि उसने सारी बातें सुन ली हैं। इस बीच शेखर एक बार फिर लिली से मिलने चला आता है। लिली को यहाँ उसके मारे जाने का खतरा सताने लगता है। तब वह शेखर की जान बचाने के खातिर उससे यह पूछती है कि सुभाष चंद्र बोस उसे कहाँ भेज रहे हैं। पहले तो शेखर कहीं दूर नहीं जाने जैसे जवाब देकर लिली के इस प्रश्न से बचना चाहता है, लेकिन लिली द्वारा बार बार उस जगह विशेष को लेकर पूछने पर वह लिली को इस बात की जानकारी दे देता है कि सुभाष चंद्र बोस उसे कहाँ भेज रहे हैं। इसके बाद लिली उस सैन्य रेजिडेंस के बॉस को इस बात की जानकारी दे देता है, जिससे ब्रिटिश सैनिक एक बार फिर पहले से उस स्थान पर जाकर आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। शेखर इस घटना में बुरी तरह से घायल हो जाता है। इस घटना में घायल होकर शेखर के घर आने की बात जानकर लिली उससे मिलने उसके घर आती है। यहाँ शेखर उससे प्यार भरी बातें करता है, वह भी शेखर से प्यार भरी बातें करता है और उसकी कई उस बातों को दोहराती है कि मैं दुल्हन बनूंगी, मेरे हाथों में मेहंदी सजेगी। फिर वह कुछ सोचकर शेखर को यह बात बता देती है कि उसने शेखर के द्वारा ले जाए जा रहे उस महत्वपूर्ण पत्र को उसके कोर्ट से निकालकर सैन्य रेजिडेंट बॉस को उपलब्ध कराया था और उसने ही इस सैन्य अभियान की जानकारी भी लीक की थी। लिली के मुंह से इस बात की जानकारी लगते ही अब तक उससे प्यार कर रहा शेखर एकदम से भड़क जाता है और उसे तथा उसकी बहन दोनों पर आज़ाद हिंद फौज कोर्ट में मुकदमा दायर कर उसे फांसी पर चढ़ा देने की बात करता है। इस मुकदमा के शुरुआत में तो आज़ाद हिंद फौज का वकील लिली और उसके बहन डोली पर गंभीर आरोप लगाने के साथ साथ शेखर को भी षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगा देता है, लेकिन जज अपने फैसले में शेखर को चेतावनी देते हुए इस मामले से बरी कर देता है। तब लिली और उसके बहन डोली को फांसी की सजा सुना देता है। निर्धारित तिथि को फांसी देने के उद्देश्य से लिली तथा डोली की गर्दन में फांसी का फंदा डाल दिया जाता है। जब फांसी की रस्सी खींचकर उसे फांसी पर लटका देने की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, तभी आज़ाद हिंद फौज का एक सैनिक सुभाष चंद्र बोस की एक चिट्ठी लाकर वहां मौजूद अधिकारी को देता है। इसके बाद लिली और डोली दोनों बहनों के गर्दन से फांसी का फंदा हटा दिया जाता है और दोनों को गुप्त रास्ते से सुभाष चंद्र बोस के पास पहुंचा दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के समक्ष डोली एक बार फिर से इस मामले में लिली के निर्दोष होने की बात बताती है। खुद के बारे में बताते हुए कहती है वह अपने पिता के हत्यारे जापानी सैनिकों से बदला लेने के खातिर ही आज़ाद हिंद फौज से भी घृणा करने लगी है। उसकी यह बात सुन सुभाष चंद्र बोस उन दोनों बहनों से कहते हैं कि दुनिया की नज़र में वह भले ही मर चुकी है, लेकिन आज़ाद हिंद फौज के लिए दोनों बहनें एक सीक्रेट एजेंट हैं। फिर सुभाष चंद्र बोस दोनों बहनों को एक सीक्रेट कोड देकर आज़ाद हिंद फौज के लिए काम करने का आदेश देते हैं। आज़ाद हिंद फौज के कई सैन्य अभियानों की लगातार असफलता के बाद सुभाष चंद्र बोस अब भारत पर सीधे आक्रमण करने की एक योजना बर्मा के पहाड़ी रास्ते से होकर बनाते हैं। ब्रिटिश सैनिकों की घेराबंदी करने के उद्देश्य से वहां स्थित एक पुल को तोड़ना आवश्यक बताते हुए वे अपने जांबाज सैनिकों से आग्रह करते हैं कि चूँकि सैन्य अभियान में जान जाने का खतरा है, इसलिए जो सैनिक देश की बलिवेदी पर अपना प्राण उत्सर्ग करने के लिए तैयार है वही इस पुल को उड़ाने की जिम्मेवारी ले। सुभाष चंद्र बोस की यह बात सुनकर वहां मौजूद शेखर यह कहते हुए कि उसके पास अपने ऊपर लगे हुए गद्दारी के दाग को मिटाने का इससे बढ़िया कोई अवसर नहीं मिलेगा, वह इस पुल को उड़ाने की जिम्मेवारी ले लेता है। तब सुभाष चंद्र बोस उसे वहां मौजूद अपने एक सीक्रेट एजेंट का कोड देते हुए आगे की सारी कार्रवाई की जानकारी उससे लेने के लिए कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस
उसके पास से चलकर अपनी गुप्त योजना को अंजाम देने शेखर वर्मा के जंगलों में भटकते हुए अपने उस सीक्रेट एजेंट की तलाश करता है। सीक्रेट एजेंट की बात सुनकर शेखर को ये बातें लिली के द्वारा कही गई प्रतीत होती है। तब वह इस बात का खुलासा उस सीक्रेट एजेंट से करते हुए कहता है कि लेकिन उसकी यह सोच इसलिए सही नहीं हो सकती क्योंकि लिली तो मर चुकी है। इस पर वह सीक्रेट एजेंट उससे कहता है कि तुम्हारा यह सोचना भी तो गलत हो सकता है कि लिली मर चुकी है। इस पर वह सीक्रेट एजेंट शेखर से पूछता है क्या वह अब भी लिली से प्यार करता है। इस पर शेखर हाँ कहता है। तब वह सीक्रेट एजेंट शेखर से पूछता है कि उसने लिली को फांसी के फंदे पर चढ़ाने वाला यह काम किया ही क्यों। तब शेखर उसे अपना कर्तव्य पालन करने की बात बताता है। यह सुनकर वह सीक्रेट एजेंट जो वास्तव में लिली ही है शेखर के सामने आ जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। इस प्यार के दौरान ही लिली शेखर को पुल उड़ाए जाने के उद्देश्य की उसे याद दिलाती है। इसके बाद शेखर यह कहते हुए पुल उड़ाने की घटना में उसकी जान भी जा सकती है पुल की तरफ जाने लगता है। तब लिली यह कहते हुए कि अब दोनों की समाधि एक ही जगह बनेगी, अलग अलग नहीं, खुद भी उसके साथ उस पुल को उड़ाने में मदद करने के लिए उसके साथ जाने की बात करती है। ऐसा कहकर वह उस पुल में डायनामाइट लगाने के लिए गड्ढा खोदने की भी शुरुआत करते हैं। तभी कुछ ब्रिटानी सैनिकों की उधर से आने की आहट इन लोगों को मिलती है। परेशान सैनिक यहाँ आज़ाद हिंद फौज के किसी सैनिक के आने की बात करते हुए कहते हैं कल इस क्षेत्र में एक पैराशूट पाया गया था जो आज़ाद हिंद फौज का है। ऐसे में उससे उस सैनिक की तलाश कर उसकी जान लेने की जिम्मेवारी दी गई है। यह बात सुनकर लिली सर उस शेखर से वहीं छिप जाने के लिए कहती है और फिर जब ब्रिटिश सैनिक उसकी ओर आने लगते हैं तब वह अपने प्रेमी के साथ रोमांस करने की बात कहकर उस ब्रिटानी सैनिकों को दूसरी तरफ भेज देती है। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक पैराशूट के इस क्षेत्र में पाए जाने की बात को ब्रिटिश सैन्य राजेंस को बॉस को दे देता है। बॉस सुरेश और डोली को इस बात की जिम्मेवारी देकर ब्रिटिश जासूस द्वारा बताए गए जगह पर जाकर उसे मार देने का आदेश देता है। डोली और सुरेश जब यहाँ आता है तब शेखर और लिली को पुल उड़ाने के खातिर डायनामाइट लगाने के लिए उसमें छेद करते हुए पाता है। सुरेश दूर से ही अपने भाई शेखर को ऐसा न करने और यहाँ से भाग जाने की बात करता है। इस पर जब शेखर हर हाल में इस पुल को उड़ाने की बात करता है तब सुरेश उस पर गोली चलाने के लिए अपना पिस्तल निकालता है। लेकिन इससे पहले कि सुरेश शेखर पर गोली चलाए डोली जो ब्रिटिश सेवा में रहते हुए भी आज़ाद हिंद फौज की जासूस बन चुकी है अपने रिवॉल्वर से सुरेश के पैर में गोली मार देती है। गोली चलने की इस घटना के बाद ब्रिटिश सैनिकों को इस वारदात की जानकारी मिलती है और वह इस तरफ आने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि ब्रिटिश सैनिक यहाँ आकर शेखर के साथ कुछ कर पाता शेखर डायनामाइट विस्फोट कर उस पुल को उड़ा देता है। इस बात से खपा खाए ब्रिटिश सैनिक गोली चलाकर शेखर को गंभीर रूप से घायल कर देता है। शेखर यहाँ की चिंताजनक हालत को देखकर लिली उसे सांत्वना देने लगती है। इस पर शेखर कहता है कि मुझे भारतीय सीमा में ले चलो, मैं वहीं अपना प्राण त्यागना चाहता हूँ। तब लिली उसे अपने कंधे का सहारा देकर भारतीय सीमा में ले जाने लगती है जो वहाँ से थोड़ी ही दूर पर से शुरू होती है। लेकिन इस क्रम में वह खुद भी ब्रिटानी सैनिकों की गोली का शिकार हो जाती है। बड़ी मुश्किल से शेखर और लिली भारतीय सीमा तक पहुँच पाते हैं। यहाँ पहुँचकर दोनों एक दूसरे के आगोश में अपना प्राण त्याग देते हैं। इन दोनों की समाधि भी यहीं बनाई जाती है। इस दृश्य के साथ ही फिल्म समाधि की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।